नमस्कार, मैं हूँ और हमारे साथ हैं बीएसएसआर यूनियन के सचिव। हम और इनसे जानेंगे कि आखिर बीएसएसआर यूनियन किस क्षेत्र में कार्य करती है और भी कई चीज़ों के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनसे परिचय करवा दूँ। सर, आपका हमारे चैनल द व्यूज। जी नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है। बीएसएसआर यूनियन इकाई समस्तीपुर के सचिव हैं और बीएसएसआर यूनियन राज्य कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। सर, आपका जो बीएसएसआर यूनियन कमेटी है यह किस क्षेत्र में कार्य करती है? देखिए, खास करके हमारा जो बीएसएसआर यूनियन है, जो विक्रय प्रतिनिधिता 1954 ईस्वी में हुई, तो उस समय खास करके दवा के जो विक्रय प्रतिनिधि, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कॉमनली जाने जाते हैं, उनके अधिकार के सुरक्षा के लिए यह संगठन बना और तब से अनवरत संघर्षरत है। और संघर्षों के फलस्वरूप बीएसएसआर यूनियन ने कई उपलब्धियां हासिल की है। जो 1976 में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हासिल किया, साथ ही जो श्रमिकों के सुरक्षा के, सामाजिक सुरक्षा के हित में जो कानून बनवाए, उसमें भी अहम भूमिका हमारा संगठन ने अदा किया है। दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों के हित में संगठन का क्या योगदान है? देखिए, जब 1976 से पहले दवा विक्रय प्रतिनिधि या विक्रय प्रतिनिधियों के लिए कोई नियम कानून नहीं था। वो मौखिक मुँह ही कानून हुआ करता था उस समय। लेकिन जब बीएसएसआर यूनियन और हमारा अखिल भारतीय संगठन, जो कि हमारा बीएसएसआर यूनियन से 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना के बाद हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 हासिल किया। उसके बाद ट्राइपेटाइट कमेटी बना, जिसके बाद से सेल्स प्रतिनिधियों के हालात में सुधार आने शुरू हुए। और साथ ही साथ हमारा संगठन जो है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कार्य करता है, जिसमें खास करके दवा का दाम कम करने और दवा की गुणवत्तापूर्ण सस्ते दामों पर उपलब्धता, साथ ही साथ जीवन रक्षक दवाओं की जो उपलब्धता है बाजार में, वो सस्ते दामों पर कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हमारा संगठन लगातार कार्यरत है। सर, दवा संबंधित कई विसंगतियां अभी मार्केट में हैं और आपको देखने के लिए भी मिले, इसमें आपके संगठन का क्या योगदान है? देखिए, दवा के क्षेत्र में जितनी भी विसंगतियां हैं, उस क्षेत्र में हमारा संगठन कार्यरत है। सबसे पहले दवा का जो बढ़ता मूल्य है, उसमें दवा का दाम कम करने के लिए हमारा पहला जो स्लोगन है, हमारा नारा होता है किसी भी चीज़ में, कि दवा का दाम कम किया जाए, ताकि 135 करोड़ लोग जो देश में हैं, उनको खाने पीने के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो दवा का दाम कम किया जाए, क्योंकि दवाओं पे 500% से लेकर 5000% तक मुनाफा है। तो दवा का दाम आसानी से कम किया जा सकता है और सस्ते दामों पर आम जनता को दवा उपलब्ध कराया जा सकता है। और रही जहाँ तक की बात की और दवा का दाम कम करना, तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति रहेगी, तो जो जीएसटी लगते हैं दवा के दाम पर, उसको अगर कम कर दिया जाए, तो 12% से लेकर के 28% तक दवा के दाम को तुरंत कम किया जा सकता है, जो कि सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, क्योंकि दवाएं जो है वो आम जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सर, सबसे बड़ी समस्या अभी है जो आम दुकानदार हैं जो दवा का विक्रय कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आने से उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्या ऑनलाइन दवा बिक्री कानूनन वैध है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे देश के अंदर में दवा के बिक्री के लिए कानून बने हुए हैं। आप देखते होंगे कि दवा का जो है ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है दवा की खुदरा बिक्री के लिए, तो उसमें साथ ही साथ उसमें फार्मासिस्ट रखने का है, तो वो कानून है। उसके अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन को देखें तो वो गैर कानूनी है, क्योंकि कोई फार्मासिस्ट तो दवा की जो है डिलीवरी करने घर तक जाता नहीं है। और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन से दवा को जो पहुंचाया जाता है, आए दिन मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं कि दवा जो ऑनलाइन माध्यम से घर तक सप्लाई किया जा रहा है, उसमें जो है डुप्लीकेट दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए अगर कानूनन नज़रिए से देखें तो ऑनलाइन जो है वह गैर कानूनन है। और साथ ही साथ ऑनलाइन के आने से दवा विक्रय प्रतिनिधियों के रोजगार के ऊपर भी असर पड़ेगा। और जो छोटे छोटे खुदरा व्यवसायी जो हैं, वह दवा के जो खुदरा बिक्री करते हैं, उनके भी दवा दुकान के ऊपर बिक्री पर असर पड़ेगा, जिससे लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ेंगे और बेरोजगारी की एक भयावह परिस्थिति उत्पन्न होगी। सर, सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान समय में मार्केट में यह है
कि अलग अलग कंपनियां हैं मार्केट में और अलग अलग कंपनी के दवा का अलग अलग रेट है, कंपोजिशन वही है, लेकिन ऐसा क्यों? जिससे कि आम गरीब आदमी को या आम आदमी को काफ़ी परेशानी होता है, निचले तबके के बड़े इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, एक ही मॉलिक्यूल की अगर 10 कंपनी की दवा आप लेंगे तो 10 का दाम अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर कंपनियों का अपना मुनाफा स्ट्रेटजी अलग होता है कि हम तो 10 का दाम अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर कंपनियों का अपना मुनाफा स्ट्रेटजी अलग होता है कि हमको कौन सी दवा पे मुनाफा कमाना है, जिसके वजह से ये दवा का वेरिएंस होता है। और सारे रॉ मटेरियल जो हैं वो एक ही जगह से सारी कंपनियां लगभग खरीदती हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल के दवा के दामों में अंतर का कारण खास करके ये है कि कौन कंपनी किस दवा पे कितना मुनाफा कमाना चाहती है, कंपनियां स्वयं तय करती है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके वजह से ऐसा होता है। अगर सरकार उस मॉलिक्यूल का तय कर दे, जैसे मान लिया जाए पैरासीटामोल का, सरकार तय कर देती है कि उसका दाम 10 रुपया होना चाहिए 10 गोली का, तो सारे कंपनियों के पास मजबूरी होगी कि वो 10 गोली का 10 ही रुपया दाम रखेंगे। या कोई एंटीबायोटिक है, सिफिकजाइम है या एजिथ्रोमाइसिन है, उसका अगर सरकार मूल्य तय कर देती है, इसी प्रकार सारे दवा का अगर दाम तय कर दे तो सारी कंपनियों के पास मजबूरी होगी और एक दाम में दवा जो है मार्केट में सस्ते दामों पर उपलब्ध। सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे गांव घर के लोगों का यह है कि इसी कंपनी का दवा है जो डॉक्टर लिखा है वही लेना है। क्या यह जरूरी है कि उसी कंपनी का दवा लेना है? क्या कोई भी कंपोजिशन चल सकता है? देखिए, कंपोजिशन सेम होना चाहिए, लेकिन किसी भी कंपनी का अलग अलग, जैसे आपको किसी डॉक्टर ने ब्रांडेड जेनरिक, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो ब्रांडेड जेनरिक दवा है, मतलब हर एक कंपनियां नाम तय करती है। जैसे हम लोग अपने घर में हम लोग इतने लोग हैं, मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, या हम अपने बच्चे का नाम कुछ रखें, आप अपने बच्चे का नाम कुछ रखें, तो उसी प्रकार जो दवा कंपनियां हैं अपने अपने उत्पाद का नाम तय करती है। जैसे सिफिकजिम के उत्पाद आते हैं तो कोई सी नाम रखा, कोई CE नाम रखा, कोई CEO नाम रख दिया, तो इस तरह से। लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल है, जो उसका इंग्रेडिएंट है, जो रोग में जो काम करेगा मॉलिक्यूल, वो तो सिफिकजाइम है। तो अगर आपको कोई C लिखा है तो CE नाम का भी दवा दूसरी कंपनी का आ रहा है सेम मॉलिक्यूल का, तो आप ले सकते हैं और वो बराबर ही फायदा करेगा। जितना C काम करेगा उतना CE काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, मॉलिक्यूल है। सिफिकजाइम अगर 200 मिलीग्राम लिखा हुआ है तो सिफिकजाइम 200 मिलीग्राम है, इस तरह से। सर, बस मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो कि अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है, जिस पे सस्ते दामों में कई कंपनियों का दवाई मिल जाता है, और लोग जो है आम दुकानों से लेने से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ महंगे रेट में मिलता है। तो क्या इससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आप कुछ डिटेल से बताएं। देखिए, जन औषधि जो है सस्ते दवा उपलब्ध कराना ये समस्या का समाधान नहीं है। सरकार सबसे पहले यह तय कर दे कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो आवश्यक दवाएं हैं, उन दवाओं का दाम कम कीमत तय कर दे कि इसी मूल्य पे कंपनियों को बेचना है और उसकी उपलब्धता मार्केट में सुनिश्चित करना, शॉर्ट नहीं होने देना है। ये समस्या का समाधान है। और जन औषधि योजना जो है वो आम जनता को कहीं ना कहीं से गुमराह करने वाली योजना है, उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। समाधान इसी में है कि आज निजीकरण की ओर जो सरकार ले जा रही है, तो निजीकरण में जो मुनाफाखोरी हो रहा है, उस मुनाफाखोरी को रोकते हुए, चूँकि दवाएं आवश्यक है, इसलिए दवा के दाम को कम करना चाहिए और सरकार को मूल्य नियंत्रण करना सबसे ज़रूरी है। अगर मूल्य का नियंत्रण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से दवाएं सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ उसको सारे चीज़, अगर कंपनियां ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। अगर कठोर नियम बनाए जाएं तो दवा कंपनियां जो है वो गुणवत्तापूर्ण और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता बाजार में सुनिश्चित हो सकेगी। इसमें सरकार की पहल जरूरी है और सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर फेल है। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ सचिव बैठे हुए थे BSSR यूनियन के,
श्याम सुंदर कुमार जी को, और इन्होंने मेडिकल के बारे में बहुत कुछ हमें बताया और हमारी जनता को इसे सुनने की ज़रूरत है। तो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो हम आपके साथ पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार जी।